सभी को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मैं अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 और बिहार बजट 23-24 में जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट कंटेंट या यूँ कहें कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू मटेरियल है, चाहे वो पीटी के लिए हो या मेंस में जीएस और एसए के लिए हो या इंटरव्यू के लिए, उनके रिगार्डिंग जो है ना कंप्लीट मैं ये वीडियो आज बना रहा हूँ। या इसको यूँ कह सकते हैं कि ये बिहार स्पेशल का ही वीडियो है, जिसमें कि इकोनॉमिक सर्वे बजट चूँकि जो होता है वो पूरा बिहार के सरकार का ऑफिशियल डेटा होता है, उसमें ऑफिशियल चीज़ें होती हैं, उसमें गलत होने का कोई चांस ही नहीं है। तो उन सब में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है उसको मैं आज इस लेक्चर में कंप्लीट करने जा रहा हूँ। इसके पहले बिहार इकोनॉमिक सर्वे में 2 वीडियो मेरा आ चुका है, जिसमें कि मैं कवर किया था बिहार की अर्थव्यवस्था का एक जो अवलोकन है, क्या क्या कैसे कैसे इंट्रोडक्शन है वो कराया था। फिर उसी वीडियो में पहले वीडियो में बिहार कृषि एग्रीकल्चर का काफ़ी डिटेल में बताया था, उसमें कैसे कैसे क्या है। दूसरे लेक्चर में जो मैं बताया हूँ बिहार इकोनॉमिक सर्वे में, उसमें आपका इंडस्ट्री बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें लेबर, एम्प्लॉयमेंट और स्किल। तो अभी तक 2 लेक्चर ऑलरेडी बिहार इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट का मेरा आ चुका है। जो भी मेरा वो वीडियो नहीं देखें, नीचे मैं उस प्लेलिस्ट का लिंक दे देता हूँ, उसमें लिखा है बिहार इकोनॉमिक सर्वे 22-23। आप उसको पहले दोनों वीडियो को देख लीजिएगा, तब आप इस तीसरे वीडियो को देखिएगा। और आज मैं कोशिश करूँगा इस पूरे वीडियो में आपका जो बिहार में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का टॉपिक है, ई गवर्नेंस है, एनर्जी है, रूरल डेवलपमेंट है, आपका जो नगर विकास है, ह्यूमन डेवलपमेंट है, फिर बाल विकास है, फिर पर्यावरण, क्लाइमेट चेंज और आपदा प्रबंधन, इन सब को मैं पॉइंट ऑफ टू द पॉइंट चीज़ें बता देता हूं, जो कि आपके पीटी के लिए, मेंस के लिए, एसए के लिए, इंटरव्यू के लिए, सब के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये वीडियो खास करके उनके ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो 68 का भी मेंस देंगे, 67 का इंटरव्यू देंगे और 69 का पीटी या मेंस देंगे। तो इन सब के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 69 का भी डेट आ चुका है और वो भी एग्ज़ाम इसी साल हो जाएगा। तो इसलिए इस साल का जो बजट और सर्वे है 69 मेंस तक जो है ना ये आपके काम आ जाएगा। हाँ, फिर जब 70 का जब वैकेंसी आएगा तो तब तक नया इकोनॉमिक सर्वे बजट आएगा, तब ये उतना रिलेवेंस नहीं रहेगा। तो इस वीडियो को देखने से पहले एक रिक्वेस्ट आप लोग से ये है कि पेन और कॉपी लेके बैठें और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट मैं बताऊँगा आप उसको कॉपी में नोट डाउन कर लें। और नहीं नोट डाउन करेंगे तो वीडियो को स्पीड बढ़ा के आप देख लीजिए, 1 बार 2 बार देख लीजिएगा, आपका हर एक चीज़ याद हो जाएगा। क्योंकि इसमें जो भी मैं बताया हूँ बिहार इकोनॉमिक सर्वे का तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी चीज़ इसमें है ही है, साथ ही साथ मैं इसमें कुछ वैल्यू एडिशन भी किया हूँ। अगर आप इस बार का बिहार इकोनॉमिक सर्वे देखेंगे उसमें 600 पेज है आगे पीछे मिला के, और मैं उस पूरे सर्वे और पूरे बजट को मुश्किल से 57 या 58 पेज में मैं कवर कर दिया हूँ। और वो भी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन जो पूछा है बीपीएससी मेंस को देखिएगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपका जो नोट्स पूरा बना हुआ है। तो मैं एक बार पूरा पहले दिखा देता हूं, आप देखिए इसमें कुछ हालांकि इसमें 14 चैप्टर है, लेकिन कुछ ऐसे चैप्टर जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं, उसको मैं छोड़ दिया हूँ। तो इसमें मैंने 11 चैप्टर में कवर किया हूँ। और आपका जो है ना पहला देखिए आपको एग्रीकल्चर दिख रहा होगा, ये मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ एग्रीकल्चर का। फिर दूसरा जो लेक्चर में मैं आपको क्या कहते हैं उद्योग जो बिहार में है उसको मैं पूरा कवर किया था डिटेल में, तो आप उसको जाके देखिए। इसमें इंडस्ट्री था सेकंड लेक्चर में, ये पूरा आपको पीडीएफ दिखाई पड़ रहा होगा। फिर दूसरे वीडियो में आपका जो जितना भी उद्योग में जो भी चीज़ें मैं सब डिस्कस किया था। फिर देन यहाँ पे आप देखेंगे इसी में जो मैं कवर किया था, जो भी बिहार में श्रम का स्थिति है या रोजगार की स्थिति है उसको मैं इसमें कवर कर दिया था, श्रम रोजगार कौशल। यहाँ तक मैं लास्ट वीडियो में कवर कर दिया हूँ। आज से इस जो लेक्चर में मैं शुरू कर रहा हूँ कि जो बिहार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो जिसमें सड़क या जो रेल का जो है उसका क्या डेटा है, क्या फिगर है बिहार में। और मैं बार बार बोलता हूँ ये जो लेक्चर में करा रहा हूँ ये आप जब भी कभी मेंस लिखेंगे या एसए लिखेंगे उन सब में इस डेटा का आप इजीली यूज कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप
पिछले 5 साल का मेंस का पेपर उठा के देखिए सेकंड पेपर, तो लगभग सेकंड पेपर में जो 8 क्वेश्चन पूछता है, 8 में से लगभग 5 या 6 क्वेश्चन ऐसा होता है डायरेक्टली कहीं ना कहीं इकोनॉमिक सर्वे से ही रहता है। चाहे इस बार 67 का देखिए जीविका से स्कीम पूछा, और भी 1-2 चीनी उद्योग से क्वेश्चन पूछा था। फिर 67 में भी कई फ्रा जो मानव विकास से क्वेश्चन पूछा, 7 निश्चय योजना से क्वेश्चन पूछा था, 12 सुखास क्वेश्चन पूछा था। फिर 64 में ऐसे ही क्वेश्चन था। कहने मतलब ये है कि पिछले 5 साल का आप पेपर उठा के देखिए, पेपर फर्स्ट सेकंड, वहाँ से क्वेश्चन आप डायरेक्टली यहाँ से पूछा जा रहा है। और इस बार तो ऐसे आ गया, और जो ऐसे का जो तीसरा सेक्शन है जिसमें कि आपका बिहार स्पेशल है, उसमें तो आपको इस सर्वे का बहुत ही डेटा यूज होगा। चाहे वो आप बिहार के किसी समस्या को लिखिए, उद्योग को लिखिए, पर्यटन को लिखिए, कुछ भी लिखिए, संस्कृति लिखिए, आपको इसका यूज होना ही होना है। आइए, थोड़ा टाइम कम है, मैं डायरेक्ट लेक्चर को शुरू करता हूं। देखिए, सबसे पहला इसमें है कि बिहार की जो भौतिक या इसको बोलते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो स्थिति है, इसमें देखिए सर्वे में एक लाइन लिखा हुआ है, अगर आपके पास सफिशिएंट अगर इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाँ जिनका इंग्लिश मीडियम है मैं इंग्लिश में टर्म यूज कर दूंगा, बाकी आप इसको एक बार वीडियो देख लीजिए। बाकी अगर ऑलरेडी तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इंग्लिश का कंटेंट दे दिया हूँ, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। बाकी जिनको भी इसका पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ नीचे जो टेलीग्राम का लिंक दिया गया है वहाँ से आप जाके इस पूरे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका जो कहता है इंट्रोडक्शन में सर्वे बोलता है कि अगर आपके पास सफिशिएंट अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है तो वो आपके इकोनॉमिक ग्रोथ का लुब्रिकेंट या स्नेहक का काम करता है। तो ये आप ये लाइन अगर मेंस का अगर आप आंसर लिखा है या अगर ऐसे लिखा है, इस आप डायरेक्ट लाइन वहाँ पे डाल सकते हैं। फिर यहाँ पर लिखा हो कि जो भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर है किसी भी इकोनॉमी के प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर के विकास के लिए क्या एक बेसिक नीड है, क्योंकि इसके बिना तो कुछ होगा ही नहीं। अगर आप कृषि कर रहे हैं, कृषि का कच्चा माल आप एक जगह से दूसरे ले जाकर परिवहन चाहिए। फिर अगर किसी इंडस्ट्री में कोई अगर माल बन गया या उसको रॉ मटेरियल चाहिए, वहाँ भी आपको परिवहन की आवश्यकता पड़ेगी। सर्विस सेक्टर में वही बात है, इसमें परिवहन, सड़क, रेल, एरोप्लेन, जलमार्ग, भवन, विद्युत, शहरी संरचना, सिंचाई, संचार, ये सब इसमें शामिल आ जाता है। अगर बिहार का अगर बात कीजिएगा कि जो परिवहन या जो कम्युनिकेशन एरिया का क्या रोल है अभी, तो पिछले 2011 से लेके 19 के बीच की अवधि में जो ना 10.3% ग्रोथ रेट रहा इसका। और जीडीपी में जो इस बार जो 21-22 का में जो हिस्सेदारी है वो लगभग 26.9% का इसका शेयरिंग है। उसके साथ वर्ष 11-12 से लेकर 19-20 की अवधि में सर्वाधिक जो वृद्धि जो जीडीपी में मतलब ग्रोथ रेट 26.5 आपको वायु परिवहन में हुआ है, फिर सड़क परिवहन में भी हुआ है, फिर 4.1 रेल परिवहन में हुआ, बाकी 2.4 आपका जल परिवहन हुआ। मतलब इसका मतलब ये है कि बिहार में जो ट्रांसपोर्टेशन का जो चीज़ें हैं उसमें निगेटिव नहीं है, कहीं ना कहीं वो ग्रोथ रेट ही कर रहा है। अगर आपको बिहार में अगर कुछ भी मेंस करेगा क्वेश्चन पूछेगा, आप इस डेटा को आराम से वहाँ चिपका सकते हैं। फिर अगर आप यहाँ पे अगर देखिएगा सड़क परिवहन में जो निवेश की जहाँ तक बात है, तो राज्य की जो सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ये बहुत बड़ी भूमिका सड़क या रोड निभा रही है। राज्य जो है ना, स्टेट जो राज्य सरकार जो है ना, रोड या सड़क के विकास के लिए 7 निश्चय 1 में जो है ना ग्रामीण सड़क को बनाने का मतलब कि स्कीम लाया था। फिर वही 7 निश्चय 2 में क्या किया गया है, बाईपास, फ्लाईओवर का निर्माण। पहले जो 7 निश्चय 1 था उसमें गली गली सड़क बन गया है। अब शहर में फ्लाईओवर या जहाँ भी फ्लाईओवर बनने का चांस है या बाईपास बनने का चांस है, इस पर फोकस करें। मतलब 7 निश्चय 1 और 2 दोनों में जो है ना आपका सड़क परिवहन पर ध्यान दिया गया है। फिर यहाँ अगर पथ सुरक्षा की हम बात करें तो 21-22 में पूरे दुनिया में जो है ना, भारत में जो है ना सर्वाधिक जो है ना जो रोड एक्सीडेंट आपको भारत में हुआ। और हर साल लगभग ना 1.5 लाख मृत्यु जो है ना आपका सड़क एक्सीडेंट से हो जाता है, ये बहुत बड़ी घटना है। फिर 21 में जो है ना बिहार में लगभग 9,553 मृत्यु जो एक्सीडेंट से हुआ है, और सड़क दुर्घटना में बिहार का 15वां स्थान पूरे देश में है। ये सब कुछ आप डेटा फैक्ट आप पीटी के लिए सब याद रख सकते हैं। बाकी बिहार में जो प्रति 1000 जो स्क्वायर किलोमीटर पर जो है ना लगभग 3166.9 किलोमीटर जो है ना रोड या इसका डेंसिटी है, जो कि पूरे भारत में तीसरा है। मतलब राष्ट्रीय स्तर पे जो है ना आपका जो है ना आपका कितना 1652 ही है, लेकिन यहाँ कुछ ज़्यादा ही है। तो आप ऐसे करके इसको दिखा सकते हैं। मतलब पूरे इंडिया में जो है ना तीसरा स्थान पे। अगर आप एनएच का अगर बिहार में डेंसिटी देखिएगा 1000 वर्ग किलोमीटर पे, तो लगभग 63.1 किलोमीटर है, और ये भी देश में तीसरा। पहले पर पंजाब है। और राष्ट्रीय स्तर कितना है 42
9 किलोमीटर। आप ये पीटी के पॉइंट आप ध्यान से याद रख सकते हैं। फिर जो सर्वे कहता है कि बिहार में जो एनएच जो नेशनल हाईवे का जो कुल लंबाई 5940 किलोमीटर 2022 के अकॉर्डिंग, बाकी पटना सबसे अधिक लंबा है एनएच, फिर आपका मधुबनी में, फिर मुजफ्फरपुर में, सबसे कम आपका शिवहर में है, फिर शेखपुरा में और शिवकान लखीसराय में। ये मेनली आपको पीटी के लिए आप इसको ध्यान में रख सकते हैं, जिनका 69 है। बाकी सड़क नेटवर्क में सुधार है तो सरकार क्या प्रयास कर रही है, मेनली केंद्र सरकार की योजनाएं चल रही है, जिसमें कि एक भारतमाला कार्यक्रम चल रही है और प्रधानमंत्री पैकेज के तहत 7 जो है ना प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। बाकी जो स्टेट जो हाईवे है जो राज्य सरकार के अंतर्गत आता है, सितंबर 2022 तक कुल लंबाई लगभग इसका 3638 किलोमीटर था और एशियाई विकास बैंक के जरिए स्टेट हाईवे का जो है ना उसका ना चौड़ीकरण किया जा रहा है। बाकी जिला सड़क की बात करें तो कुल लंबाई उसे इम्पोर्टेंट नहीं है, सबसे अधिक लंबा पटना में जिला सड़क, आपको ध्यान रखें। बाकी भारत नेपाल सीमा पथ एक योजना है, इसमें बिहार के 7 जिले जो ना नॉर्थ के ना उसको शामिल किया गया, ये आपको पीटी में पूछा जा सकता है। फिर ग्रामीण सड़क का इतना लंबाई आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी रेल परिवहन का अगर बात किया तो पूरे देश का जो लगभग 5.6% जो है यहाँ पे रेल मार्ग है, जो कि लगभग 3803 किलोमीटर की लंबाई रेल में है। तो ये देखिए इतना ये डेटा फैक्ट मैं आपको बताया। अगर आप कभी ऐसे लिखा है या मेंस में अगर कभी इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको आराम से वहाँ पे लिख सकते हैं। बाकी यहाँ पे एक चीज़ हमसे छूट गया कि बिहार में जो जल परिवहन का क्या संभावना, मैं यहाँ से डिस्कस कर देता हूँ। देखिए अगर आप बिहार का अगर मैप देखिएगा, अगर कभी क्वेश्चन मेरा पूछने का चांस है, जिनका ज्योग्राफी ऑप्शन था क्वेश्चन पूछता है, उनसे पहले पूछता था, अब तो खैर ऑप्शन हट गया है, मतलब एमसीक्यू हो गया है। देखिए ये गंगा नदी है और उसके बाद यहाँ पे कई सारी नदियाँ इधर से आके मिलती है, इधर से भी कई नदी आके मिलती है। अगर आप देखेंगे तो पूरे बिहार में जो है ना, अगर आपको जल परिवहन की क्या संभावना, अपार संभावना दिखा सकते हैं, क्योंकि एक तो गंगा नदी है लगभग 450 किलोमीटर की लंबी है बिहार में, फिर यहाँ गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, इधर सोन और सभी नदियां हैं। तो आप दिखा सकते हैं कि अगर बिहार में आंतरिक अगर आपको व्यापार करना हो एक ज़िले से दूसरे ज़िले में, तो आप इजीली जो है ना जल परिवहन का प्रयोग कर सकते हैं। और इस गंगा नदी के द्वारा आप जो है ना यहाँ क्या कहते हैं कलकत्ता बंदरगाह तक भी पहुँच सकते हैं, मतलब आप मतलब दुनिया के अदर देशों में आप अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। जो कि बिहार एक लैंड लॉक स्टेट है, तो लैंड लॉक स्टेट के जो कमियों को दूर हम इसी जलमार्ग के जरिए कर सकते हैं। और यहाँ पे एनएच जो नेशनल वाटरवे जो फर्स्ट है, जो इलाहाबाद से हल्दिया के बीच इसी होकर गुजरती है। बाकी राज्य सरकार को और भी अपने लेवल पर नदी को जोड़ना चाहिए, या जहाँ जहाँ नाव का अगर जहाँ कुछ पॉसिबिलिटी है उस पर फोकस करना चाहिए। आप इसको एक बार अपने लेवल से इसको देख लीजिएगा, मैं आपको इसमें डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट अब टॉपिक है आपका ई गवर्नेंस। अगर आप 64 का अगर क्वेश्चन देखिएगा सेकेंड पेपर का पॉलिटी सेक्शन में पूछा कि ई गवर्नेंस क्या है, बिहार सरकार ई गवर्नेंस के क्षेत्र में क्या प्रयास कर रही है और वर्तमान में ई गवर्नेंस के लिए की क्या स्थिति है। अगर मैं इसको भी पढ़ाऊंगा इसके बाद आपका देखिए कंप्लीट वो आंसर वहाँ से आपको निकल जाएगा। उसमें इसी सर्वे में एक बात लिखा हुआ है, कोई भी डिजिटल दौर में पीछे नहीं छूट जाए और ऑफलाइन भी ना रहे। ये सब आप किसी ऐसे में लाइन लिख सकते हैं। ये यूएनओ का जो है रिपोर्ट 2022 कहता है। फिर जो है राज्य सरकार पिछले 1.5 दशक से नागरिकों को अपनी सेवा मतलब सर्विस मतलब ई गवर्नेंस के अनेक कार्यक्रमों के जरिए दे रही है। एक ऐसा करके विभिन्न सरकारी कोषों से कई करोड़ रुपये बचाए गए, क्योंकि ई गवर्नेंस मतलब क्या हुआ, सरकार और जनता डायरेक्ट एक दूसरे से मतलब कनेक्ट हो जाती है। इससे सरकार को भी सहूलियत होती है और जनता तक जो चीज़ें बहुत जल्दी पहुंच जाती है। ई गवर्नेंस का जो मुख्य लक्ष्य क्या होता है, मुख्य लक्ष्य ये होता है कि न्यायपूर्ण विकास, जैसे कि जो बिहार सरकार भी है 7 निश्चय 1 और 2 के जरिए मतलब कि ना सुशासन के साथ विकास के कॉन्सेप्ट पे चल रही है। आत्मनिर्भर बिहार का बात हो रहा है, तो आत्मनिर्भर बिहार या न्याय के साथ विकास में ई गवर्नेंस सबसे बेस्ट मॉडल है, क्योंकि ये सुशासन प्रदान करता और सबसे बड़ी बात करप्शन को ये ना निपटाने में बहुत बड़ा ये रोल निभाता है। जैसे कभी बिहार में जो भी अगर कभी आपदा आती है या फसल का अगर जहाँ पैसा अगर किसानों को देना होता है डायरेक्ट उनके बैंक में पहुँच जाता है, तो कहीं ना कहीं बिचौलिए का ना खेला ही पूरी तरह खत्म हो चुका है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी की पहुंच और उपलब्धता ई गवर्नेंस की पहली शर्त है। मतलब कि जब तक आपका इंटरनेट नहीं होगा, लैपटॉप नहीं होगा, लोग साक्षर नहीं होगा, तो फिर आपका ई गवर्नेंस किसी काम का नहीं है। और नागरिकों के पास इंटरनेट और मोबाइल होना ही चाहिए। तो अगर इस दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो बिहार में हर परिवार के पास एवरेज 2 से 3 मोबाइल है और 1/3 आबादी के पास अभी इंटरनेट है। हालांकि है कम, यही आप कमियां में भी दिखा सकते हैं। फिर लगभग आधार लगभग 86% लोगों आधार से भी जुड़ गए। मतलब कि बिहार सरकार को इंटरनेट की सुविधा और भारत नेट स्कीम चल रहा है,
जिसके गांव तक भी आपका इंटरनेट अब पहुंचने के कगार पे है। फिर अब यहाँ ई गवर्नेंस के लिए बिहार सरकार क्या प्रयास कर रही है, देखिए एक है बिहार स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, इसको विस्मान 2.0 बोलते हैं। यह नेटवर्क एक हाईवे है जो राज्य सरकार के ऑफिस में आवाज़, वीडियो या आंकड़े उपलब्ध कराता है। जब भी कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता है, ये विस्मान जो है ना आपका ये नेटवर्क काम करता है। ठीक, दूसरा एक है सचिवालय स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, इसको ना सेस्क्लेन बोलते हैं, मतलब कि जो सचिवालय के 40 किलोमीटर के एरिया में जो है ना ऑप्टिकल फाइबर केबल लगा हुआ है, वहाँ से कोई डेटा वहाँ पर इजीली ट्रांसफर हो जाता है। फिर एक बिहार राज्य आंकड़ा केंद्र है, मतलब कि बिहार स्टेट डेटा सेंटर है, जहाँ पे जो भी डेटा है उसको यहाँ पे स्टोर किया जाता है, क्योंकि ई गवर्नेंस में आपके पास बहुत सारा डेटा होगा, उसके लिए आपको चाहिए क्या, क्लाउड चाहिए, तो वो ये काम करता है। फिर वाईफाई परियोजना है कि जिसमें कि 321 जितने भी बिहार में यूनिवर्सिटी या महाविद्यालय कॉलेज है वहाँ पर वाईफाई लगाया जा रहा है, कई जगह लग भी गया। उसके बाद आईटी टावर और आईटी पार्क, आईटी सिटी का स्थान पटना, बिहटा और राजगीर, पीटी के लिए आप याद रख सकते हैं और मैथ्स में आप लिख सकते हैं। दूसरा जो है इसमें आईटी ट्रेनिंग सेंटर आपका पटना में खुल रहा है, बक्सर और भागलपुर में। अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क प्रणाली बनाया गया है। फिर ये जो विधान परिषद जिसको नेवा जो आपका है उसके जरिए इसको डिजिटल कर दिया गया है। फिर जो जितने भी कैदी हैं जेलों में उनके गतिविधियों को करने के लिए ई प्रिजन एक एप्लीकेशन तैयार किया गया है। फिर पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। एक गृह दर्शन एक पोर्टल है जिसमें कि पुलिस थाना अग्नि जितने भी अग्निफायर है पूरे राज्य में उसके बारे में यहाँ जानकारी अवेलेबल रहता है। मुख्यमंत्री जनता दरबार शिकायत पोर्टल भी है। व्यापक एक वित्त जो है ना आपका प्रबंधन प्रणाली जिसको CF जो है ना MS जो कि पूरे देश पूरे राज्य में जो भी लेन देन है वित्तीय जो वित्त विभाग का जो काम है इस सिस्टम के जरिए हो रहा है। फिर एक मेधा सॉफ्ट है जो कि सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में पढ़ने वाले स्टूडेंट की जानकारी रखता है। एक अश्विन है जो कि आशा कार्यकर्ताओं को दिया गया एक मोबाइल ऐप है। फिर राशन कार्ड मैनेजमेंट प्रणाली सिस्टम है जो उचित जो PDF की दुकान है वहाँ भी आपका एक पोर्टल सिस्टम काम कर रहा है। एक GPS वाहन ट्रैकिंग प्रणाली जो कि PDS की जो भी अनाज जाता है उसको ये ट्रैकिंग करने का काम करता है। तो देखिए अगर क्वेश्चन आप 64 मेंस का देखिएगा तो वही क्वेश्चन पर बिहार सरकार जो है ना ई गवर्नेंस का प्रयोग कहाँ कहाँ कर रही है। हालांकि मैं यहाँ पे एक आपको पॉइंट बता दी, आप इसी को और भी बेहतर ढंग से अलग अलग डायमेंशन में ब्रेक करके इसको इसे दिखा सकते, जैसे कि कानून प्रशासन में, पथ निर्माण में, राजकोषीय शासन में, विद्युत में, लोक सेवा प्रदान करने में, भूमि का रजिस्ट्रेशन करने में, हेल्थ में, खाद्य सप्लाई में, अधिकार शिकायत करने में, पर्यावरण में और आपदा में, इतने एरिया में जो है ई गवर्नेंस का प्रयोग किया जा रहा है। अब ऐसे क्वेश्चन को आप साइंस टेक में भी लिख सकते हैं ऐसे एरिया दिखा के। अब देखिए यहाँ कानून प्रशासन वही कि जो अपराधियों को पकड़ने के लिए CCTNS सिस्टम लाया गया है। फिर नेवा ई विधान परिषद में है, ई प्रिजन कैदियों के लिए है, CCTV कैमरा है, चाइल्ड लेवल ट्रैकिंग सिस्टम है, ई कमांड भी आजकल किया जा रहा है, मुख्यमंत्री जनता दरबार पोर्टल है और ई ग्राम स्वराज, ये आपको कानून प्रशासन में प्रयोग हो रहा है ई गवर्नेंस का। फिर आप इसको दिखा सकते हैं कि राजकोषीय शासन वही कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम है। फिर GST नेटवर्क बनाया गया है, जैम जो पोर्टल है। फिर आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम है। फिर जो पब्लिक सर्विस देने के लिए ई लाभार्थी है, शिक्षा में मेधा सॉफ्ट है। फिर हेल्थ में अश्विन ऐप है, मुख्यमंत्री जल स्वास्थ्य योजना शुरू किया गया है। फिर खाद्य आपूर्ति में राशन कार्ड प्रबंधन सिस्टम है, उचित दुकान के सिस्टम है, एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम, GPS वाहन सिस्टम, ई गवर्नेंस का प्रयोग किया जा रहा है। फिर अधिकार या शिकायत सेवा में एक RTI दायर किया जा सकता है। एक बिहार लोक सेवा एक्ट है। फिर बिहार सरकारी सेवक प्रणाली है। एक बिहार लोक सेवा निवारण सिस्टम काम कर रही है। आपदा में आपदा कार्रवाई केंद्र है, बचाव में, फिर जो तटबंध की रख रखाव में, बाढ़ पूर्वानुमान करने के लिए, ये सब कहीं ना कहीं आपका ई गवर्नेंस का बिहार सरकार बेहतर ढंग से यूज करे। बाकी भूमि को रजिस्ट्रेशन करने में, एग्रीकल्चर में फसल सहायता पहुंचाने में, पैक्स को जो डिजिटल किया जा रहा है, फिर जो नवाचार को बढ़ावा देने के लिए और पर्यावरण में फॉरेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम लाया गया है और बिहार में एक वन मित्र जो है ना पोर्टल भी लॉन्च किया गया। अगर आप इतने चीज़ों को अगर सही से लिख देंगे तो नंबर जो है ना ठीक ठाक आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये सर्वे का और इस ऐसा चीज़ आपको किसी भी बिहार के मैगजीन पढ़िए, चाहे मेंस का पढ़िए, PT का पढ़िए, आपको इस तरह का डेटा आपको नहीं होगा, इसलिए आप इसको नोट डाउन करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब नेक्स्ट चलते हैं। अगला एनर्जी सेक्टर, यहाँ से भी क्वेश्चन BPSC लगातार अल्टरनेट करके पूछता है। लास्ट बार नहीं पूछा, इस बार पूछने का ज़्यादा चांस, जिसका 68 मेंस है या 69 है। देखिए सिंपल सा एनर्जी या ऊर्जा सेक्टर में क्या है कि ऊर्जा
आर्थिक, इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट दोनों के लिए एक बेसिक नीड है, ठीक ना। बिजली के बिना ना तो प्राइमरी, ना तो सेकेंडरी, ना तो टर्सरी में उत्पादन संभव है, ना लोगों की ज़िंदगी को आरामदेह बनाया जा सकता है। आप जब भी कभी भूमिका में आप ये भी बात चिपका सकते हैं, क्योंकि मैं भूमिका भी लिख के लाया हूँ ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। अब अगर बिजली की अगर उपलब्धता अगर बिहार में देखी जाए तो देखिए 2017-18 में जहां प्रति व्यक्ति खपत 280 किलोवाट होती थी, आज 21-22 में ये 329 किलोवाट हो गया। कहीं ना कहीं ये बढ़ता दिखाई पड़ रहा है। फिर जहां तक मांग की, सप्लाई की, जो डिमांड की जो बात है, 2017-18 देखिए इतना मेगावाट था, आज देखिए 6475 हो गया। और जहाँ तक सप्लाई है देखिए, अब पहले क्या था, मांग अधिक था, सप्लाई कम था। आज स्थिति ये हो गया है कि मांग कम है और सप्लाई क्या है, ज़्यादा है, मतलब सरप्लस की स्थिति में। कितनी अच्छी बात है बिहार के लिए। और ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 21 से 22 घंटे रहती है बिजली एक दिन में, और शहरी क्षेत्र में 23 से लेकर 24 घंटे। कितनी बहुत अच्छा बात है। आज से 5 साल 10 साल पहले इतना बिजली बिहार में नहीं होता था। और सबसे अधिक खपत बिजली का पटना, फिर गया, फिर मुजफ्फरपुर, सबसे कम शिवहर, फिर अरवल, फिर शेखपुरा। खपत कहाँ आखिर होती है? हम लोग घरेलू उपभोक्ता है बिहार में, लगभग 60% बिजली खपत नहीं होता है, बाकी अन्य में लगभग 37% खपत होता है। आप इसे डेटा फैक्ट आप एग्जाम में यूज कर सकते हैं। वर्ष 2021-22 में जो उपलब्ध टोटल क्षमता था ये 7785 मेगावाट था। और जो है ना 2024-25 तक जो ऐसा अनुमान है कि कुल जो क्षमता होगा ये 13626 मेगावाट हो जाएगा, जिसमें लगभग 67% जो है पारंपरिक कोयला से या गैस से बनेगा, और बाकी जो जो नवीकरणीय ऊर्जा से लगभग 33% बिजली अपना बिहार में बनने का चांस है। बाकी जो इलेक्ट्रिसिटी का जो एरिया है, विद्युत का जो एरिया है, वहाँ कुछ ढांचा क्या है वहाँ पे। पहली बात, बिहार विद्युत एक बोर्ड है, उसके अंदर 5 कंपनी काम करती है जो कि बिजली का काम करती है। फिर उसके बाद जो नवीकरणीय ऊर्जा देने के लिए बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास एक नोडल एजेंसी है नवीकरणीय ऊर्जा बढ़ावा देने के लिए। फिर बिहार राज्य विद्युत जल विद्युत निगम जो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करती है। फिर कुछ डिस्कॉम जिसको वितरण कंपनी, जो बिजली वितरण कंपनियां हैं, बिजली कोई और बनाती है, फिर बिजली को घरों तक पहुंचाने कोई और कंपनी काम करती है, उसको डिस्कॉम बोलते हैं। इसमें एक नॉर्थ बिहार विद्युत वितरण कंपनियां हैं, साउथ बिहार है, और भी 3 कंपनी, तो आपको उतना आपको ध्यान नहीं रखना है। बाकी विद्युत क्षेत्र में प्रमुख योजनाएं केंद्र सरकार की कौन कौन सी चल रही है? दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना है, प्रधानमंत्री सहज बिजली योजना सौभाग्य है, और आवासीय सोलर रूफटॉप योजना ये केंद्र सरकार की है। राज्य सरकार का स्मार्ट मीटर योजना चल रहा है, वितरण लाइन को ठीक करने की बात चल रही है। मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध, मतलब कि अभी तक घरों में बिजली पहुंच गई है। अब जो राज्य के जो सरकार का ये लक्ष्य है कि हर एक किसानों के खेतों तक भी बिजली पहुंचनी चाहिए, ताकि उनको कृषि के इनपुट में कुछ कमी आ सके। फिर मार्च 2022 तक जो एक्चुअल जो उत्पादन क्षमता आपको बता दी 7785 मेगावाट है, जिसमें कि कोयला से इतना हो रहा है, हाइड्रोइलेक्ट्रिक इतना हो रहा है, और नवीकरणीय ऊर्जा से इतना हो रहा है। और अगर शेयरिंग की बात किया जाए पूरे बिजली उत्पादन में, केंद्र सरकार का 87% है, निजी कंपनी का 12 है, और राज्य मात्र 1% बिजली अपना उत्पन्न करती है। आप इसको कुछ डेटा फिर देख लीजिएगा। बाकी जो है अगर नवीकरणीय ऊर्जा की अगर बात करें, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, उसके लिए जो है ना एक ब्रेडा, वही बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण एक नोडल एजेंसी है। इसकी जो प्रमुख योजनाएं कौन कौन सी है? सरकारी भवनों पर ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाना, पूरे सरकारी भवनों पे। फिर निजी भवनों पर भी लगाना। तैरता सौर ऊर्जा प्लांट सुपौल और दरभंगा में लग चुका है, बाकी और जगह लगने का बात चल रहा है। फिर सोलर वाटर पंप किसानों को देना, और गली में जो है ना सौर स्ट्रीट लाइट लगाना। ये प्रमुख स्कीम है सौर मतलब नवीकरणीय ऊर्जा को लेके। बाकी कुछ बायोमास के लेके भी बिहार सरकार काम कर रही है, पवन ऊर्जा को लेके भी काम कर रहे हैं, आप वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं। जहाँ तक हाइड्रो पावर की बात है, अभी 13 छोटे जो है ना जल विद्युत परियोजना चल रही है, जिसमें कि इतना मेगावाट क्षमता भी है। हाँ, अगर क्वेश्चन ये पूछेगा कि बिहार में जल विद्युत की अपार संभावनाएं हैं, व्यक्त कीजिए, वर्णन कीजिए, आप सबसे पहले ऐसे करके मैप बिहार का बनाएंगे। ये गंगा नदी, यहाँ पे जो नदियाँ निकलती हिमालय से, वहाँ पे जो जल विद्युत की काफ़ी संभावना, चाहे महानंदा हो, बूढ़ी गंडक हो, यहाँ पे सर्वे कर लिया गया है, और लगभग 160 मेगावाट बिजली यहाँ पैदा हो सकती है, ऐसा अनुमान है। फिर जल विद्युत परियोजनाओं की खाली जमीन पर भी सौर ऊर्जा लगाया जा सकता है, मतलब जहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक लग गया वहाँ पे आप सौर ऊर्जा लगा दीजिए। तो काफ़ी स्कोप है नवीकरणीय ऊर्जा का बिहार में, आप ऐसे करके दिखा सकते हैं। बाकी क्वेश्चन एक बार पूछा था मेंस में साइंस टेक में कि आखिर क्या वजह है कि ऊर्जा की मांग बिहार में बढ़ रही है। देखिए, ऊर्जा की मांग बढ़ने का क्या मेन वजह है
कि देखिए बिहार में 2008 में ही पूरे घर में बिजली पहुंच हर एक घर में बिजली पहुंच गई है। जब आप पूरे घर में बिजली पहुंचा दीजिएगा, ऑब्वियस सी बात है आपने वर्टिकली सब घर में पहुंचा दिया। अब क्या होगा, लोग अपने घर में कोई टीवी खरीदेंगे, कोई एसी खरीदेंगे, कोई फ्रिज खरीदेंगे, कोई कुछ करेंगे, ठीक ना। तो कहीं ना कहीं बिजली का डिमांड आप क्या होगा, बढ़ेगा। कृषि का विकास होगा, वहाँ बिजली लगेगा आपको। और कहीं ना कहीं जो बिजली उपकरण की मांग भी बढ़ी है, घरेलू उपयोग बढ़ेगा, नए उद्योग के क्षेत्र लग रहे हैं और उपभोक्ता की बढ़ती श्रेणी भी, नए घर बन रहे हैं, हर घर अगर पक्का मकान बने तो वहाँ बिजली चाहिए। औद्योगिकरण लग, युवाओं की संख्या काफ़ी अधिक है, युवा मोबाइल में या और भी कई काम करते हैं, वहाँ तो बिजली खपत होगा ही। फिर स्टार्टअप कुछ बिहार में बनता जा रहा है। तो ऐसे करके आप जो है ना दिखा सकते हैं कैसे जो है बिहार में बिजली की मांग बढ़ती हुई, यहाँ 12 में इतना था अभी। ऐसे करके जब भी कभी सेकंड पेपर आंसर लिखा है, ऐसे लाइन ग्राफ या बार ग्राफ का बना के लिखें तो आपको नंबर ज़्यादा मिलेगा। बाकी बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए साइंस टेक की क्या भूमिका है, ये सर्वे में नहीं दिया, इसमें बहुफरा इस पूरे लेक्चर में आपको दिखाई पड़ रहा होगा। सर्वे में वो चीज़ नहीं, लेकिन मैं उसमें कुछ वैल्यू डिफाइन किया हूँ ताकि आप लोग के लिए कुछ ईजी हो जाए। तो देखिए बढ़ती मांग को पूरा हम कैसे करेंगे, सौर ऊर्जा लगाइए सबके घरों पर, पवन ऊर्जा लगाइए, जमुई नवादा उत्तर बिहार में बहुत सारा चांस है, विद्युत जल विद्युत योजना चलाइए, और बायोमास का तो बहुत सारा इसकी मतलब कि स्कोप है बिहार में। ऐसे करके आप ऊर्जा की मांग को पूरा कर सकते हैं। बाकी आप जो है ना परंपरागत ऊर्जा पर भी ध्यान दीजिए, बिजली बचाने पर ध्यान दीजिए, और जहां भी ट्रांसमिशन में प्रॉब्लम उसको ठीक कीजिए, आप जो है इस चीज़ से निदान पा सकते हैं। अगला है ग्रामीण विकास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कभी आपको पूछेगा, अगर ऐसे पूछा कि बिहार को क्या चाहिए, स्मार्ट सिटी या स्मार्ट गाँव, ऐसे अगर क्वेश्चन ऐसे में अगर पूछे, जब तक आपके पास ये फैक्ट एंड डेटा नहीं होगा तो आप उस ऐसे को सही ढंग से नहीं दिशा में ले जा सकते। कहीं कहीं ऐसे में कुछ जगह फैक्ट की आवश्यकता होती है, हाँ, हालांकि उसमें डिफरेंस होता है, काम आता है, लेकिन फिर भी आप कुछ अगर आपके पास नॉलेज होगा तो आप ऐसे को बेहतर ढंग से आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए ग्रामीण विकास में सिंपल सी बात यह है कि बिहार का जो पूरा का पूरा ग्रामीण विकास जो है ना सोशियो इकोनॉमिक विकास पर ही निर्भर है, क्योंकि 89% आबादी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। पिछले 5 वर्षों में राज्य सरकार ग्रामीण के विकास पर औसतन 10% खर्चा कर रही है, और इस साल लगभग मतलब कि जो है ना 15.6 हज़ार करोड़ जो है ना खर्चा होने का बात है। महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो है ना जो ग्रामीण क्षेत्र में बिहार सरकार का चल रहा है, बिहार में चल रहा है, जीविका है, मनरेगा है, पीडीएफ है, और सभी के लिए घर है। अब यहाँ से क्वेश्चन, जीविका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे पीटी हो, शॉर्ट क्वेश्चन हो, ऐसे हो। जीविका कैसे एक मूक क्रांति है बिहार के ग्रामीण परिवेश के लिए। जीविका के नाम से मशहूर ग्रामीण जीविका प्रोत्साहन समिति ग्रामीण विकास विभाग के तहत एक संस्था है। यह संस्था बिहार के ग्रामीण विकास में मुख्य भूमिका निभाती है। इसकी शुरुआत 2007 में की गई। अब तक इसमें 1.27 करोड़ परिवार जुड़ चुका है, और सितंबर 2022 तक जीविका के तहत लगभग 10.35 लाख जो है ना स्वयं सहायता समूह बन गया है, जिसमें लगभग 2.45 लाख समूहों को बैंकों के साथ भी जोड़ दिया गया। ये डेटा फैक्ट आपके पास याद होना चाहिए, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन पूछ दे या मेंस पूछे या ऐसे पूछे। जीविका के तहत दीदी रसोई चल रहा है, कोविड में चला था, हॉस्पिटल कैंटीन चल रहा है, मधुमक्खी पालन में जीविका दीदी काम कर रही है, कृषि आधारित जीविका चल रहा है, कृषि के बाद जीविका कार्यक्रम चल रही है, कौशल विकास में जीविका दीदी मतलब बहुत अच्छा कर रही है। फिर कृषि के अलावा और भी जो गतिविधियां हैं उसमें भी, चाहे मुर्गी पालन हो या बकरी पालन, वहाँ जीविका दीदी काम कर रही है। सौर ऊर्जा के उत्पादन जीविका दीदी कार्यरत है। हरित बिहार अभियान के तहत पौधे लगाने में भी जीविका दीदी का जो है ना बहुत बड़ा रोल है। मतलब कि जीविका दीदी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण सब में अपनी भूमिका निभा रही है, इसलिए मुख्य क्रांति इसको कहा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ इसको, क्योंकि 67 यहाँ क्वेश्चन पूछ चुका है और हमेशा पूछने का चांस है। मनरेगा देखिए क्या, परिवारों को जारी जॉब कार्ड की संख्या लगभग 17-18 में इतना लाख था, अभी बढ़कर लगभग 253.3 लाख हो गया। रोजगार पाने वाले परिवारों की संख्या इतना था, अभी इतना हो गया। तो मतलब, और इसमें महिलाओं की भागीदारी काफ़ी ज़्यादा है मनरेगा में। अगर पूछेगा बिहार में मनरेगा के तहत काम क्या क्या काम होता है, देखिए इसमें क्या आता है, जल संरक्षण, सूखारोधन, सिंचाई योजना चलती, भूमि विकास, ग्रामीण पथ बनता है, मछली पालन और ग्रामीण पेयजल किया जाता है इस मतलब कि कार्यक्रम के तहत। एक है प्रधानमंत्री आवास योजना, वही कि 60 और 40 रेशियो में राज्य सरकार और केंद्र सरकार पैसा देती है, केंद्र और राज्य। बाकी तो 21 तक कुल जो है ना अभी तक 6 लाख जो है ना घर बना है। बाकी पीडीएस की दुकान है लगभग 48,512 पीडीएस की दुकान पूरे बिहार में है।
बाकी ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत राज संस्थान जिसमें 38 जिला परिषद है, इतना पंचायत है, इतना ग्राम पंचायत है, ये डेटा याद रखिए। 8,508 जो है ना ग्राम पंचायत है। उसके बाद फिर छठा राज्य वित्त आयोग अभी चल रहा है, उसका सिफारिश, उसके तहत जो है ना 70% ग्रामीणों को सहायता राशि मिल रहा है, 15% पंचायत समिति और 15% जिला परिषद को। ये सब आप ये मेंस में लिख सकते हैं कि पंचायत राज के लिए क्या क्या किया जा रहा है। बाकी मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नाली पक्कीकरण योजना था 7/7 में, फिर ग्रामीण पेयजल योजना चल रहा है, और पंचायती जितने भी बिल्डिंग है सब में नए भवन बनाए जा रहे हैं। ये ग्रामीण विकास में आप देख लीजिएगा। अगला ये नगर विकास में, इसमें क्वेश्चन आपको अगर पूछेगा ऐसे में लिख सकते हैं, मेंस में भी, तो सिंपल सी ध्यान रखिएगा कि शहरी क्षेत्र किसी भी इकोनॉमी के ग्रोथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। बिहार जैसे विकासशील राज्यों में तेज शहरीकरण करने की बहुत ही ज़रूरत, क्योंकि 89% आबादी गांव में रहती है। अगर वो शहर को शिफ्ट करेंगे और भी आर्थिक गतिविधि बढ़ेगा। 11 की जनगणना के अनुसार कुल शहरी आबादी 1.18 करोड़ ही है। 2022 में अनुमानित है कि लगभग 2.2 करोड़ हो गया है। नगर विकास पर राज्य व्यय जो है ना 16-17 में इतना करती थी, आज बढ़ के लगभग 5,000 करोड़ हो गया है। ठीक ठाक खर्चा हो रहा है। बाकी शहरीकरण का स्तर क्या है नेशनल लेवल और बिहार के लेवल पे, जब भी कभी आपको अगर मेंस में ऐसा लिखना हो, ऐसा लाइन आप बना सकते हैं। देखिए ये बिहार का है, 1961 में 7% था, 22 में लगभग 16% के आसपास आबादी अभी शहर में रहती है बिहार में, और नेशनल लेवल पर इसमें 17% था, आज लगभग 34% के आसपास हो गया। आप ऐसे करके ये चीज़ें देख लीजिए। फिर बिहार में जो शहरीकरण का क्या पैटर्न अगर देखिएगा, देखिए पैटर्न क्या है कि साउथ बिहार में 62% शहरीकरण, साउथ बिहार के जिलों में, और नॉर्थ बिहार में बहुत ही कम है। और पूरे बिहार में जो है 199 शहर है, और जनगणना जो है 11 के अकॉर्डिंग 5 कैटेगरी के शहर हैं। 1 लाख से अधिक शहर लगभग 26 है। फिर 50,000 से लेके 99,990 लोगों वाले में लगभग 29 शहर है। फिर 20,000 से लेके 49,999 आबादी वाले में 75 शहर बिहार में है। फिर 10,000 से लेके 19,999 22 शहर है। 5,000 से लेके 9,999 38 शहर है, और 5,000 से कम 9 शहर है। मतलब कि मैक्सिमम शहर देखिए आपको 38% मतलब इस एरिया, मतलब कि जहाँ 50,000 से लेके 20,000 लोग शहरों में रह रहे हैं। तो सब मिला के 199 शहर है। ध्यान रखिएगा ये जनसंख्या के आधार पर इसको बांटा गया है। और यहाँ जिलों में भी विषमता है। पटना में लगभग 44% शहरीकरण है, मुंगेर में 28, नालंदा में 27, और सबसे जो है ना, और अगर देखा जाए इसके बाद जिलों की शहरीकरण दर 25% से भी कम है। मतलब कि काफ़ी विषमता है। पटना के बाद कहीं कहीं तो 2-3% भी है। तो असमान पैटर्न है पूरे बिहार में आपका शहरीकरण का। ये आप अगर कभी पूछेगा, क्योंकि पैटर्न पे क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, इसको देख ले। बाकी आखिर शहरीकरण की दर कम होने की क्या वजह, ये सब वैल्यू एडिशन है। सेकेंडरी और आपका जो है ना टर्फरी का बहुत ही कम भागीदारी है। ग्रामीण आबादी ही बहुत ज़्यादा है, कृषि आधारित है। अब लोग गांव में रहेंगे, शहर क्यों आएंगे? कृषि है तो वहाँ तक करना पड़ेगा काम खेतों में आपको। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, निवेश की कमी, बाढ़ की समस्या है, और पलायन भी है, बहुत लोग दूसरे राज्य चले गए। ये वजह है कम शहरीकरण का। बाकी शहरीकरण को बढ़ावा देने के क्या क्या कदम चलाए जा रहे हैं, तो अभी हाल ही में जो है ना 9 नए नगर परिषद बना और 111 नए नगर पंचायत बना है। शहरी विकास पर व्यय बढ़ाया जा रहा है। 7/1 और 2 में शौचालय निर्माण है, हर घर नल है, हर घर पक्की नाली है, गंगा जलोपार्ति योजना है, मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना है। कहीं ना कहीं शहरीकरण को बढ़ावा दे रहा है। स्मार्ट सिटी मिशन है, 4 शहरों को शामिल किया गया। पटना मेट्रो बन रहा है, ये भी उसको बढ़ावा देगा। स्वच्छता अभियान है, और जितने भी वेस्ट या कचरा है उसके मैनेजमेंट के लिए काम हो रहा है। और बजट 2023-24 में स्वच्छ शहर विकसित शहर 7/2 का पार्ट है, और सभी शहरों में ड्रेनेज सिस्टम विकसित करने का बजट में बात कहा गया है। आप इसको देख लीजिए। बाकी कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप आराम से यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। बाकी ह्यूमन डेवलपमेंट की जहाँ तक बात है बिहार में, ये क्वेश्चन 66 में पूछ चुका है। मानव विकास, इसको अच्छे से देखिए। ह्यूमन डेवलपमेंट एक मल्टी डायमेंशन कॉन्सेप्ट है। मानव विकास के 3 मेन आयाम है: अच्छा जीवन, ज्ञान मतलब नॉलेज, और अच्छा जीवन स्तर। मानव विकास का अर्थ जीवन में अधिक विकल्पों और अधिक अवसरों को उपलब्ध करना। भाई अगर मेरे पास अगर शिक्षा ज्ञान होगा तो हम कुछ भी काम करके अपना जीवन यापन कर सकते, तो देश के विकास या राज्य के विकास में योगदान देंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि 5-6 में से लेकर 21-22 तक जो है ना सामाजिक सेवाओं जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य पर न बिहार सरकार
जो खर्चा अपना 11 गुना बढ़ा दिया, जो कि अच्छी बात है। आप ये सब चीज़ें मेंस में या एसए में कहीं ना कहीं चिपका सकते हैं। फिर अगर जहाँ आप बिहार का डेमोग्राफिक अगर जहाँ देखिएगा फैक्ट या डेटा, उसमें यह है कि 1951 में जनसंख्या भारत का लगभग 36 करोड़ था, अभी 121 करोड़ पूरे भारत का है। बिहार की आबादी 1951 में लगभग 2.9 करोड़ था और अभी 11 की जनगणना के अकॉर्डिंग लगभग 10.41 करोड़, अभी लगभग 12 के आसपास बिहार का आबादी हो गया है। चूँकि पूरे दुनिया में हम तो ज़्यादा हो गए थे, बिहार की आबादी बड़ी होगी, ऑब्वियस सी बात है। अगर यहाँ का अगर उम्र का अगर स्ट्रक्चर देखिएगा, 1 से लेकर 14 साल के लगभग 40% बच्चे हैं, 15 से लेकर 59 साल के 52% मतलब आबादी है और 60 साल से अधिक वाले 7.8 है। और भारत का इधर ये बिहार मतलब कम तक क्या है, हमारे पास ना यंग लोगों की आबादी या काम करने वाले काफ़ी ज़्यादा है, उसमें भी अभी जो 14 साल के कम वाले काफ़ी, और ये आगे जाके बिहार के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है। बिहार में अब हेल्थ संबंधी क्या क्या सूचकांक है, जीवन सभ्यता लगभग 70 के आसपास है, शिशु मृत्यु दर लगभग 2015 में 42 था, आज 27 हो गया, मतलब घट रहा है। मतलब कि इसलिए सरकार जो खर्चा कर रही है इसका इम्पैक्ट आपको दिखाई पड़ रहा है। बिहार में स्वास्थ्य अगर सिस्टम को देखिएगा, ये क्वेश्चन एक बार पूछ चुका है CDPO में कि बिहार का जो हेल्थ सिस्टम कैसा है, और इस बार 67th में पूछा था जो नीति आयोग के रिपोर्ट को लेकर कि बिहार आखिर स्वास्थ्य में क्यों इतना पिछड़ा है। जब तक वो देखिए वो पूरा का पूरा सर्वे से था, पिछले साल जो सर्वे था वहीं इसको उठा के वो दे दिया था। कई लोगों ने नहीं पढ़ के गया, हालांकि मैं इसको प्रैक्टिस कराया था तो बहुत लोगों को वहाँ फायदा हुआ भी। मैं सेम टू सेम वही क्वेश्चन 67 में लास्ट बार कराया था अपने ग्रुप में, तो वही क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ देखिए, यहाँ से अगर क्वेश्चन आ गया तो आप क्या लिख सकते हैं कि बिहार में जो हेल्थ सिस्टम कैसा है। देखिए एक तो प्राइमरी लेवल पे है, सेकेंडरी पर है और टर्सरी पर है। प्राइमरी पर जैसे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, द्वितीयक पर सामुदायिक है, जिला अस्पताल है या अनुमंडल अस्पताल है, और तृतीयक लेवल पर मेडिकल कॉलेज है जिला में या जाके पटना में। ये हमारे राज्य का जो ना हेल्थ सिस्टम इस तरह से काम करता है। फिर अगर जो उपकेंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देखा जाए तो इतना लगभग है, मतलब ये जो है ना क्या कहते हैं 50,000 है, और फिर ये लगभग 30,000 के आसपास है। फिर जो है ना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो है लगभग जो है ना 80 लाख के आसपास आपका ये है। इसमें फिर से वो देख लीजिए कि जो उपकेंद्र होता है जो कि छोटे होते वो लगभग 5,000 की आबादी पर एक होता है। जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 30,000 की आबादी पर एक होता है। फिर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लगभग 80,000 से लेकर 1.2 लाख लोगों के मतलब कि एक एवरेज पे होता है। वर्तमान में बिहार में 38 जिला लगभग हॉस्पिटल है, 67 रेफरल है, 45 अनुमंडल में हॉस्पिटल है, 533 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के है लगभग, और लगभग इतना उपकेंद्र। मतलब कि बिहार में आबादी के अकॉर्डिंग काफ़ी कम हॉस्पिटल है। आप ये भी डेटा, ये सर्वे का डेटा आप इसको लिख सकते हैं। बाकी राज्य में प्रति 1 लाख आबादी पर मात्र 12 ही स्वास्थ्य केंद्र, जो बहुत ही कम है। 21-22 में जबकि डॉक्टर 6,330 नियमित थे, जबकि स्वीकृत मतलब कि 12,895 डॉक्टर होना चाहिए, मतलब कि जबकि मात्र 6,330 ही काम कर रहे, मतलब 50% डॉक्टर की कमी है कहाँ, बिहार में। फिर ए ग्रेड का लगभग 35% नर्स की कमी है, ANM का लगभग 40% पद मतलब खाली ही है। आप ये सब कभी लिखें तो आप इसको दिखा सकते हैं। बाकी बिहार सरकार जो स्वास्थ्य के जन सुरक्षा योजना केंद्र सरकार चला रही है, टीकाकरण चल रहा है बच्चों का, महिलाओं का। राज्य में चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान हेतु बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय एक्ट 2021 पारित किया गया। अभी दरभंगा में दूसरा एम्स बनने जा रहा है, 11 नए मेडिकल कॉलेज बनेंगे। 7 निश्चय 2 के तहत टेलीमेडिसिन का भी कॉन्सेप्ट लाया गया है और ई-संजीवनी ऐप के जरिए ग्रामीण क्षेत्र तक स्वास्थ्य पहुंचाया जा रहा है। बाकी बजट 2023-24 में क्या कहा गया है, 7 निश्चय 2 में सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य का एक अलग से पहल ही किया गया है और चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना पटना में की जा रही है, ये दिखा लीजिएगा। बाकी शिक्षा और अगर युवा की अगर बात करें, क्योंकि यह मानव विकास में आता है, आपका जो SDG गोल है 2023 का चौथा लक्ष्य यही है कि समावेशी और शिक्षा विकास। बिहार में अगर एजुकेशन सिस्टम देखिएगा तो प्राइमरी लेवल पे 2 पार्ट में, कक्षा 1 से लेकर 5 तक, फिर 6 से लेकर 8 तक, फिर जो मिडिल जो स्कूल जिसको बोलते हैं वहाँ 9 से 10 है, और फिर 11 से 12वीं तक पढ़ाता है, और फिर हायर एजुकेशन जिसमें कि आपका एकेडमी है, और फिर कुछ व्यावसायिक शिक्षा है। जब एक बार क्वेश्चन ये भी पूछ चुका है CDPO में कि शिक्षा के लेकर बिहार में क्या क्या, यही आपका स्ट्रक्चर है। ऐसे आपको एग्जाम में लिखिएगा तो आपको ठीक ठाक नंबर मिल जाएगा। फिर यहाँ पे है कि प्राथमिक एजुकेशन में जो कुल नामांकन जो है 21-22 में 214 लाख के आसपास, जिसमें लड़के इतने हैं, लड़कियां मतलब मोटामोटी बराबर है दोनों। फिर ड्रॉप आउट मतलब कि
स्कूल छोड़ने वाला लगभग 0% होगा, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि बिहार सरकार की है। पहले ड्रॉप आउट की संख्या 20-25, मतलब स्कूल में एडमिशन लिया फिर बच्चे पढ़ाई छोड़ दिए, क्यों? बाल विवाह हो गया या घर का काम करना शुरू कर, क्योंकि गरीबी बहुत ज़्यादा था। लेकिन अभी बिहार सरकार जिस तरह से साइकिल योजना चला रही है और भी स्कीम चलने से स्कूलों में बच्चों की जो उपस्थिति काफ़ी बढ़ी है, ये एक अच्छी बात है, क्योंकि इसी से मेरा भविष्य बनेगा आगे। फिर प्राथमिक जो स्कूल की संख्या पूरे राज्य में जो है अभी लगभग 80,690। डेटा याद अगर नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी शिक्षक इतने लाख हैं, अभी लगभग 1.5 लाख शिक्षकों की नियुक्ति भी की जाएगी। फिर 2021-22 में जो शिक्षा पर व्यय लगभग इतना करोड़ हुआ था, मोटा मोटी आप लगभग डेटा आप याद रख सकते हैं। बाकी प्रधानमंत्री पोषण है, मिड डे मील स्कीम चल रहा है स्कूलों में, एक समग्र शिक्षा अभियान भी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए चल रही है, इतना दिखा सकते हैं। बाकी अब हर एक गांव में एक स्कूल, हर एक ब्लॉक में स्कूल, मतलब ये सब सरकार जो है अपना कर स्मार्ट क्लास लगा रही है, हर एक जिला में सभी दिखा सकते हैं। बाकी हायर एजुकेशन के जो हायर एजुकेशन मतलब क्या, 12वीं के बाद जो पढ़ाई होता है, जैसे बिहार में उच्च शिक्षा का देखिए 3 स्कोप है। एक तो आप सामान्य ग्रेजुएशन कर लीजिए, या कोई व्यावसायिक कोर्स कर लीजिए, या कोई तकनीकी कोर्स ले लीजिए। तो अभी बिहार में 21-22 में राज्य में लगभग 37 विश्वविद्यालय, जिसमें कि 7 निजी भी हैं, बाकी 15 शोध संस्थान जहाँ रिसर्च का काम होता है, बाकी 64 पॉलिटेक्निक कॉलेज है, 38 इंजीनियरिंग कॉलेज हर एक डिस्ट्रिक्ट में। फिर AI की पढ़ाई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की पढ़ाई, साइबर सिक्योरिटी, मशीन लर्निंग, 3D की पढ़ाई जो है ना कहीं कहीं चालू हो गया। फिर उद्योगों की मांग के अनुरूप NIT के साथ बिहार सरकार मिलकर जो है ना एक एक्सलेंस सेंटर खोला है, जिसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी की पढ़ाई हो रही है, 3D प्रिंटिंग की पढ़ाई हो रही है। मतलब ये सब जो है ना हायर एजुकेशन के लिए है। और बिहार में जो है ना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 को लागू किया जाए, इन सब दिशा में का अगर क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार सरकार इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 के लिए क्या क्या कर रही है, आप ये सब दिखा दीजिएगा। बाकी पटना सिटी में जो बन ही रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या अभी तक उपलब्धि अगर बिहार सरकार देखिएगा तो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना तो अभी तक 2.5 लाख आवेदन कर चुका है। मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना तो लगभग 61 लाख लड़कियों को फायदा हो चुका है। 21,422 नए प्राइमरी स्कूल की स्थापना हुई है। स्मार्ट क्लासरूम हर एक डिस्ट्रिक्ट बनाया जा रहा है, और लाइब्रेरी सब कुछ ना इसका उपलब्धि बिहार सरकार का दिखा सकते हैं। फिर मानव विकास में चूंकि युवा भी है, तो युवा और कल्चर क्या है देखिए, तो 11 की जनगणना के अनुसार लगभग 15 से लेकर 29 साल के युवा आबादी जो है ना पूरे बिहार में, जो पूरे बिहार की आबादी का लगभग ना 24% था इस एज वाले, ठीक है। इस दिशा में सरकार का क्या क्या प्रयास हुआ है। अभी खेल सम्मान कार्यक्रम पिछले साल किया गया था, लगभग 1,537 खिलाड़ी को लगभग 923 लाख रुपया दिया गया था, ठीक है। राजगीर में स्पोर्ट एकेडमी बन रहा है। मुख्यमंत्री खेल विकास योजना के तहत आवासीय खेल ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना ब्लॉक सब में की जा रही है। खेल कल्याण कोष बनाया जा रहा है, ठीक ना, जिसमें कि खेलों के लिए पैसा दिया जाएगा। और प्रखंड स्तर पे स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। अगर क्वेश्चन पूछ जाएगा कि बिहार सरकार खेल कल्चर को आगे बढ़ाने में क्या क्या कदम उठाए, तो आपके पास जब तक ये फैक्ट एंड फिगर नहीं होगा या ये बात नहीं, तो आप कैसे आंसर को अच्छा कर पाएंगे, ये देख लीजिएगा। बाकी बाल विकास अलग इसमें चैप्टर शामिल किया है। देखिए बाल विकास का अगर क्वेश्चन अगर आपको लिखना हो, देखिए इसका भूमिका क्या, बच्चे किसी देश व राज्य के भविष्य होते हैं, उनके लिए आज जो किया जाए वह भविष्य में राज्य की गति, प्रगति, वातावरण, संभावनाओं को निर्धारित करेगा। बिहार एक युवा राज्य है, उनके समग्र विकास हेतु तो पब्लिक निवेश इसमें करने की काफ़ी ज़रूरत है। अगर आप इसका जनसंख्या अगर जो परिदृश्य देखिएगा, फैक्ट देखिएगा, 0 से लेके 18 साल के बच्चे बिहार में लगभग 4.98 करोड़, जो कि टोटल आबादी का लगभग 48%, जो बहुत ज़्यादा है। देश में जितना बच्चा है, देश के कुल बच्चे का 11% बच्चा बिहार में है, और 10 से लेकर 9 साल के लगभग 2.34 करोड़ बच्चे हैं, और ग्रामीण में इतना है, शहरी में इतना है। तो कहने का मतलब मोटा मोटी ये है कि बिहार में जो है ना अभी आपका 18 से कम उम्र के काफ़ी अधिक आबादी है। इसको सही कौशल, सही ज्ञान जब तक हम नहीं देंगे तो इसका फ़ायदा उठा नहीं पाएंगे। लेकिन हाँ, बच्चों के साथ समस्या क्या है, ठिगनापन है, मतलब कि जो ये NFHS रिपोर्ट जो आता है सरकार का, उसमें लगभग 42% ऐसे बच्चे हैं। दुबलापन, ऊंचाई के अकॉर्डिंग उसका वजन कम है, लगभग 22% बच्चे हैं। हल्कापन, उम्र की तुलना में वजन ही नहीं है, लगभग 41% है। और एनीमिया, खून की कमी लगभग 70% बच्चों के साथ है। मतलब इसका मतलब आप इसको लिंक कर सकते हैं, बिहार में खाद्य और सुरक्षा कितना भयानक है, मतलब कि खाद्य मतलब जो लोगों को सही ढंग से भोजन मिल ही नहीं पा रहा है, तो बच्चे इतना कुपोषित हैं। आप ये डेटा एंड फिगर आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी बच्चों के लिए विकास के लिए क्या क्या सरकार कर दे, बाल बजट एक लाया था 2013 में आया, तब से चालू, मतलब कि बालकों के लिए, बच्चों के लिए अलग से कुछ स्कीम लॉन्च किया जाता है बजट में। बाकी
आंगनबाड़ी केंद्र चल रहा है, लगभग अभी बिहार में 1,15,000 लगभग आंगनबाड़ी केंद्र चल रहा है। फिर राष्ट्रीय पोषण मिशन है, किशोरी योजना है, एक पालना घर स्कीम सरकार चल रही है जहाँ बच्चे रहते हैं, छोटे बच्चे जिसकी मम्मी कामकाजी होती है। फिर पेयजल और स्वच्छता कार्यक्रम चल रहा है, स्कूल में टॉयलेट का निर्माण किया जा रहा है। प्री स्कूल का कॉन्सेप्ट आ गया है। बाल संरक्षण सेवा स्कीम चलाया जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा। बाल सहायता योजना जो जिसके माँ बाप कोविड में मर गए उनके लिए चलाया जा रहा है। फिर चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट हर एक जिला में लगभग बनाया गया है। स्कूलों में बाल संरक्षण प्रोग्राम चलाया जा रहा है। तो ये सब अपना बालिकाओं के लिए काम यहाँ पे किया जा रहा है। उसके बाद अगला जो इसमें है तो ये पेज उल्टा हो गया है, यहाँ पे देख लीजिएगा महिला सशक्तिकरण। देखिए ये बहुत ही फेवरेट टॉपिक है आपका मेंस जीएस के लिए और एसए के लिए, इसको सही ढंग से देख लीजिए। अगर आप पूरे देश के लेवल पर महिलाओं के लिए क्या क्या हुआ, तो पहली बार जो 5वीं पंचवर्षीय योजना में जो है ना महिला संबंधी कुछ मुद्दे पर ध्यान दिया गया। फिर 1990 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना केंद्र सरकार ने किया। फिर 73वें 74वें संविधान संशोधन के लिए 1/3 आरक्षण दिया गया। 8वीं पंचवर्षीय योजना में जो है महिला एम्पावरमेंट विशेष ध्यान दिया गया। फिर 12वीं पंचवर्षीय योजना के जरिए आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक एम्पावरमेंट के जरिए लैंगिक समानता पर ध्यान दिया गया। बिहार सरकार इस दिशा में क्या प्रयास कर रही है? 2015 में महिला सशक्तिकरण नीति बिहार सरकार लागू की है। 8-9 से जेंडर बजट पास कर, जेंडर महिलाओं के लिए अलग से पैसा खर्च कर रही है, अलग स्कीम लॉन्च कर रही है उसी बजट के अंदर। कुल बजट में महिलाओं के संबंधी खर्च लगभग 13% किया जा रहा है। पिछले 5 वर्षों में महिला विकास पर लगभग 71% खर्च बढ़ा है, जो कि अच्छी बात है। फिर उसके बाद अगर आप देखिएगा कि लैंगिक और समानता को दूर करने के लिए बिहार सरकार क्या क्या बहुत सारा काम कर, लेकिन इसमें एक आप जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लिख सकते हैं, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना चालू किया गया 2018 में। लक्ष्मीबाई सामाजिक पेंशन योजना चल रहा है, कन्या विवाह योजना है और नारी सशक्तिकरण योजना चल रहा है। अब अगर देखिएगा बिहार सरकार महिलाओं के आर्थिक एम्पावरमेंट के लिए क्या कर रही है, 7 निश्चय 1 और 2 के जरिए आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार है। फिर बैंक सखी मॉडल चल रहा है। ग्रामीण बाजार में स्वयं सहायता समूह के जरिए वो स्वयं सहायता लोग वहाँ काम कर रही है। वित्तीय समावेशन, जो कि जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है उसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप काफ़ी, क्योंकि जीविका कार्यक्रम के जरिए सबका बैंक अकाउंट खुलता है तो कहीं ना कहीं इनका वित्तीय समावेशन भी हो रहा है। और एक कृषि उद्यमी है जिनको जीविका दीदी को इसमें काम आगे दिया जा रहा है। बाकी दीदी की रसोई है जो कि हर एक जिला और मंडल में अपना खाना बना रही है। फिर जो ये तो हो गया आपका आर्थिक सशक्तिकरण। उसके बाद जो है ना यहाँ से ऊपर देख लीजिएगा दीदी की सिलाई मशीन चल रहा है। अभी कला और शिल्प में जीविका के जरिए मधुबनी, सिक्की कला, सुजनी कशिताकारी कला का विकास किया जा रहा है और इन सब कला को ऑनलाइन बिक्री भी किया जा रहा है। अभी जो बिहार दिवस हुआ था इन सब कलाकारों को बुलाया गया था और बाकायदा मैं बिहार पेपर कटिंग में उसी का जिक्र भी किया था। फिर महिला और बाल विकास निगम भी बिहार में। अगर सोशल एम्पावरमेंट की अगर बात करें महिलाओं के लिए तो पारिवारिक आहार विविधता एक स्कीम चल रहा है जो कि अलग अलग आहार खावे पर डे के बेसिस पे। फिर नवजात और महिलाओं के लिए जो है कुपोषण मुक्ति के लिए स्कीम चलाया जा रहा है। फिर व्यवहार में परिवर्तन, कई सारी महिलाएं क्या होती अच्छे से मतलब कि साफ नहीं रहती, बच्चे उसमें गंदे होते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, उसके लिए ना बिहेवियर अपना चेंज कीजिए अपने डे लाइफ में, इसके लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है। फिर अल्पावास गृह जो समाज या परिवार द्वारा शोषित महिलाओं को इसमें रखा जाता है। मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना है, घरेलू हिंसा से मुक्ति, अगर कोई महिला उनको परिवार में बहुत दिक्कत है उनको मुक्ति दिलाता है ये स्कीम। फिर कौशल विकास कार्यक्रम महिलाओं के लिए चल रहा है। फिर सामाजिक जागरूकता जैसे कि दहेज प्रथा निवारण एक्ट द्वारा इतना के प्रति लाया जा रहा है, घरेलू हिंसा के बारे में बताया जा रहा है, मतलब कि क्योंकि कई सारी महिलाओं को यही नहीं पता है मेरे लिए क्या कानून है, तो बिहार सरकार अलग से महिलाओं में जागरूकता बढ़ाने की सब स्कीम चला रही है। बाकी टीवी, नाटक, नुक्कड़, पोस्टर के जरिए महिलाओं को अवेयर किया जा रहा है। फिर एक 1 स्टॉप सेंटर जहां पे हर एक समस्या का समाधान होता है महिलाओं का, ये 38 जिलों में काम कर रही है। और एक डेटा याद रख लीजिएगा, अभी 22-23 में मतलब कि सर्वे कहता है पिछले साल जो है ना पूरे राज्य में जो घरेलू हिंसा महिलाओं के साथ लगभग 5000 के आसपास हुआ और दहेज उत्पीड़न और उसका हत्या लगभग 900 के साथ हुआ। अगर आपको पूछेगा ऐसे दहेज प्रथा बिहार में एक जो है ना कलंक है, तो आप जो ये सब कुछ फैक्ट डेटा आप वहाँ पे लिख सकते हैं। बाकी अगर आप कल्चरल अगर एम्पावरमेंट की बात कीजिएगा महिलाओं के लिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे जो ना 3 दिवसीय फिल्म महोत्सव में हुआ था, महिलाओं ने उसमें भाग ली थी। बाकी महिला फिल्म महोत्सव भी समय समय पर पटना में किया जा रहा है ताकि महिलाओं का विकास हो। बाकी हमारे राज्य में कुछ वृद्ध लोग भी हैं और कुछ विकलांग भी, उनके लिए क्या क्या प्रयास सरकार कर रही है
2011 की जनगणना के अनुसार कुल आबादी का लगभग 7% वृद्ध लोग बिहार में हैं और जो विकलांग लगभग 2.2 बड़ी आबादी है। तो सीएम वृद्धजन पेंशन योजना चल रहा है, कबीर अंत्योदय अनुदान स्कीम चल रहा है, सीएम भिक्षावृत्ति निवारण चल रहा है और सीएम जो विकलांग लोगों के लिए सशक्तिकरण का भी स्कीम अलग से चल रही है, बिहार सरकार इसके लिए कर रही है। आप इसको एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट अब चलते हैं इसमें, देखिए समाज सोशल कल्याण, ये भी मानव विकास में ही आता है। देखिए इसमें क्या है कि समाज कल्याण क्या मतलब, समाज के गरीब, SC ST या जो बहुत ही मार्जिन पे खड़े व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ कल्याण करना। इसमें प्रमुख वर्ग कौन आता है, SC ST OBC दलित EBC अल्पसंख्यक महिला। तो SC ST जो शेड्यूल कास्ट ट्राइबल जो वर्ग हैं उनके लिए सरकार क्या करती है, SC ST मेधावृत्ति छात्रवृत्ति योजना चला रही है, जो कि सिविल सेवा जो PT पास करते हैं उनको भी पैसा 50,000 मिल रहा है। फिर आवासीय विश्वविद्यालय इन लोग के लिए खोला गया है, एक परीक्षा पूर्व कोचिंग का व्यवस्था इन लोग के लिए किया गया है। फिर थरूहट क्षेत्र विकास पश्चिम चंपारण में चलाया जनजाति के लिए। फिर महादलित के लिए दशरथ मांझी गोपाल विकास योजना चल रहा है, विकास मित्र एक अलग से स्कीम चल रहा है, एक सहायता मतलब कॉल सेंटर भी खोला गया है महादलितों के लिए। बाकी पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए 7-8 में ही अलग से एक अलग विभाग बनाया गया है। 131 जातियां बिहार में 60% आबादी को कवर करती है। मुख्यमंत्री अति पिछड़ा योजना चल रही है जिसमें कि 10,000 रुपया दिया जाता है प्रथम नंबर आने पर, तो फर्स्ट डिवीजन आने पर मैट्रिक में। बाकी अल्पसंख्यक के लिए भी कुछ सरकार यहाँ देख रही है, मदरसा चला रही है, सब आप इसको देख लीजिएगा, उतना इम्पोर्टेंट नहीं। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका जलवायु और पर्यावरण और आपदा प्रबंधन है। देखिए इसमें क्या है, लास्ट चैप्टर है ये। देखिए भूमिका आप क्या लिख सकते हैं कि SDG 2030 में सतत विकास के साथ आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया। मतलब आप आर्थिक विकास करो लेकिन आप पर्यावरण को ध्यान में रखते हो। और यहाँ से ऐसे पूछा जा सकता है, राज्य की अर्थव्यवस्था के सामने क्या क्या समस्या अभी पर्यावरण खड़ा कर दिया। पहला, जनसंख्या का दबाव होने से पर्यावरण मेरा खराब हो रहा है बिहार का। संसाधन की काफ़ी कमी है, बढ़ता उत्सर्जन पर्यावरण के लिए खतरा हो गया है। जलवायु परिवर्तन हो रहा है, आपदा संबंधी जोखिम बढ़ता जा रहा है और वैश्विक तापमान बढ़ने से ये सब चीज़ें हो रहा है। अगला है जलवायु परिवर्तन का बिहार पर क्या प्रभाव पड़ा है। देखिए वर्षा की मात्रा में घटती बढ़ती हो रही है, कभी कम कभी ज़्यादा हो रहा है। तापमान अभी देखिए 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक पटना सब का हो गया है, कहीं ना कहीं हीट वेव की गुंजाइश होगी क्योंकि यही सब जलवायु परिवर्तन का प्रभाव है। फिर फसल उत्पादन काफ़ी कम हो सकता है, बाढ़ आएगा, सूखा आएगा तो वज्रपात। देखिए अभी कुछ दिन पहले जो वज्रपात जो बर्फबारी हुआ था, लाखों का फसल बर्बाद हो गया था। कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन का आपको लिंक करके देख सकते, लिंकेज करने का ना चीज़ आपके पास होना चाहिए। बाकी नदियों का सूख जाना, फिर भूजल का कम हो जाना, शहरों में हीट वेव, ये सब कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन का प्रभाव है निगेटिव बिहार के लोगों पर। आप इसको दिखा सकते हैं। क्वेश्चन जलवायु परिवर्तन कई बार BPSC धूमधाम से पूछ चुका है, इस बार पूछने का चांस है, इसको आप अच्छे से डेटा याद रखें। बाकी जहाँ तक बिहार में जंगलों की बात है, वन की बात है, तो बिहार की GDP में वानिकी और जो कास्ट उद्योग है वो लगभग 8% हिस्सेदारी कर, जो बड़ा हिस्सा है। और राजस्व आय लगभग इसमें इतना हो रहा है। और बिहार में लगभग 10% आसपास वन और वृक्ष आपका है। और इसके लिए सबसे बड़ा स्कीम कौन सा है, जल जीवन हरियाली। सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि वनों में आग लग जाता है, जंगल की आग की घटनाएं काफ़ी खतरा हमारे राज्य के लिए। क्यों, वनों और फसलों में आग लगने की घटनाएं बिहार में बार होती रहती है। लगभग 35% टोटल एरिया जितना वन है वो बहुत आग लगने के लिए जोखिम में है, वो आग कभी वहाँ लग सकता है। जिस खासकर पश्चिम चंपारण में जो जंगल है। 2021-22 में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में लगभग 200 से ज़्यादा बार आग की घटनाएं देखी गई। फिर और भी जगह हुआ, कैमूर में, सब जगह, सासाराम में जहाँ जंगल है वहाँ देखा गया आग की घटनाएं। औद्योगिकरण हो रहा है, जनसंख्या वृद्धि है, फसलों की खेती है, सड़क एक लाइन बनने के लिए कहीं ना कहीं जंगलों को काटा जा रहा है। इस आपका सर्वे कहता है, मैं नहीं कहता हूँ, इसको देख लीजिएगा। बाकी अभी 66 प्रोजेक्ट लाया गया है उद्योगों का, जिसमें लगभग आपका 1881 हेक्टेयर जो है ना क्या कहते हैं वन क्षेत्र कम हो गया। तो कहीं ना कहीं देखिए वही है, हमको विकास भी करना है, लेकिन हमको विकास जो है ना पर्यावरण के हानि पर नहीं करना चाहिए, इसको ध्यान रखिएगा। बाकी बिहार सरकार कई तरह के वनारोपण कार्यक्रम चला रही है, इसमें सबसे बड़ा कार्यक्रम है जल जीवन हरियाली मिशन। ये कब शुरू किया, 2019 में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, हरियाली बढ़ाना, वृक्षारोपण करना, जल संरक्षण करना, पर्यावरण और कृषि वानिकी। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, स्कूल, कॉलेज, सब जगह ना वृक्षारोपण किया जा रहा है इस अभियान के तहत। मिशन 2.1 करोड़ रुपया, मिशन 2.51 करोड़ जो है ना वृक्ष लगाने का लक्ष्य रखा गया 2021 में, और 21-22 में 5 करोड़ का लक्ष्य रखा गया, ध्यान रखिएगा। बाकी बिहार सरकार हरित बजट पास करना देश का पहला राज्य है। और बिहार राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य 2022 से लेकर
2031 तक भी यहाँ पे लागू है। बाकी बिहार में जैव विविधता की भी कोई कमी नहीं है, नेशनल पार्क है, अभ्यारण्य है, नम भूमि है, डॉल्फिन है, ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, कभी मेंस में या इसी में कुछ लिखा तो लिख दीजिएगा। अंतिम इसमें पर्यावरण प्रदूषण का टॉपिक है। देखिए पर्यावरण प्रदूषण ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं आर्थिक विकास और टेक्नोलॉजी की प्रगति का ही परिणाम है, ये आप लाइन लिख सकते हैं। ये आप फिर ऐसे आ सकता है, पर्यावरण का प्रदूषण आर्थिक विकास और प्रौद्योगिकी की प्रगति का परिणाम, आप इसको काफ़ी अच्छे से लिख सकते हैं। बाकी वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण बिहार में ज़्यादा होता है। तो वायु प्रदूषण क्या कारण, वही प्राकृतिक कारण है, औद्योगिक है, मानव वाहन चलता है, जीवाश्म ईंधन जलता है, धूलकण उठता है, इस सब से कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण होता है। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, PM10, PM2.5 ये सब कहीं ना कहीं डस्ट पार्टिकल जो हमारे इसमें फैल जाता है। बाकी ध्वनि प्रदूषण वही विनिर्माण उद्योग में आवाज़ होता है। जल प्रदूषण देखिए यहाँ पे साहती और भूजल दोनों प्रदूषित हो रहा है बिहार का, सबसे बड़ी बात यह है। और प्रयास भी सरकार क्या क्या कर रही है, गंगा जलापूर्ति योजना चला रही है, टाल विकास कार्यक्रम चल रहा है, रबर डैम बना है, नदी परियोजना चल रहा है, नदियों को फिर से जीवित किया जा रहा है, और जल जीवन मिशन के जरिए जल प्रदूषण समस्या को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। बाकी देखिए आपदा प्रबंधन, जब भी क्योंकि बार बार क्वेश्चन यहाँ से आता है साइंस टेक में, बिहार का जिस अपना जो भौगोलिक लोकेशन है और जल मौसम संबंधी अनिश्चितताओं के कारण बिहार भूकंप, बाढ़, सूखा, आंधी, तूफान, लू सबसे ना प्रभावित रहता है। और अभी अगर क्वेश्चन पूछा था एक बार 65-66 में कि बिहार पिछले कई वर्षों से बाढ़ सूखे से ग्रसित है, इसके प्रभावों का वर्णन करते हुए साइंस टेक इसमें क्या भूमिका हो सकती है, ये क्वेश्चन पूछा। देखिए जब तक ऐसे प्रश्न आप कुछ डेटा फैक्ट नहीं, कितना नुकसान हुआ तो आपको अच्छा नंबर नहीं मिलेगा। देखिए आपदा से हानि सर्वे कहता है कि 2021-22 में 32 जिलों में बाढ़ आया, लगभग 6.5 लाख हेक्टेयर फसल बर्बाद हुआ, और 930 करोड़ रुपये का फसल बर्बाद हुआ, और लगभग 5,550 करोड़ की पब्लिक संपत्ति नुकसान। और ये एवरेज है, ये हर एक साल होता है, कहीं कहीं इससे अधिक ही हो जाता है। आप ये डेटा अगर याद रखेंगे, लगभग 5-10 साल का आप डेटा लिख के आंसर को खत्म कर सकते हैं। बाकी आग लगने से 54 मृत्यु हुआ है पिछले साल, और 60 लाख जो है ना फसल का बर्बाद हो गया, इस साल भी बर्बाद हो गया है, बहुत सी जगह जंगलों में आग लगा है। 21 में जो आंधी तूफान से 280 लोग मारे गए। अभी देखिए वज्रपात हुआ तो उसका आप डेटा लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये सब लेटेस्ट डेटा जब लिखें तो आपको नंबर मेंस में ठीक ठाक मिलेगा। बाकी सरकार क्या प्रयास कर रही है, सरकार 2020-21 में इतना रुपया खर्च की थी, इसमें इतना किया और इस बार इतना कर रही है, ठीक ना। और कहीं ना कहीं अगर आपदा आती सरकार का एक तो बोझ होता है, इतना पैसा खर्चा हो रहा है। बाकी सेंट्रल फ्रेमवर्क हमने साइन किया हुआ है, बाढ़ प्रभावित लोगों को हम अच्छी जगह पहुंचा देते हैं जब बाढ़ आ जाता है। फिर राहत शिविर कार्यक्रम चलता है, और राज्य आपदा अनुक्रिया जो बल है, जो SDRF की टीम है, वो हमेशा एक्टिव रहती है आपदा को आपदा के बचने के लिए। तो बाकी ये सब देखिए पूरा आपका सर्वे का टॉपिक था। फिर से आप चेकलिस्ट को देख लीजिए, लगभग मैं सब कवर कर दिया हूँ। बिहार आर्थिक सर्वे अवलोकन पहले वीडियो में किया था, फिर कृषि, उद्योग, श्रम, रोजगार ये दूसरे वीडियो में किया था, उसको जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। आज जो मैं किया आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर, ई शासन, ऊर्जा, ग्रामीण विकास, नगर विकास, मानव विकास, आपका बाल विकास, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन, ये मैं अभी किया। बाकी आप लोग इसको करें। आने वाले समय में जो है 68 जिनका मेंस है उसके लिए जो है ना, मैं जो अभी क्रैश कोर्स चलाया था यूट्यूब पे ही, अभी तक उसमें 2 ही वीडियो आया है। बाकी कल जो है ना, हो सकता है एक ही साथ 20-30 वीडियो 20-25 मॉडल में कवर करा दूँ, पॉलिटी का, फिर आपका इकोनॉमिक्स का, ऐसे करके मैं उसमें जितना बोला मैं करा दूंगा, थोड़ा टाइम की कमी होती है। बाकी आप देखिए 69 का सब कुछ आ गया, 69 आने वाले टाइम में जो है ना कुछ दिनों में ये सब बैच आएगा, जिसमें कि 69 के लिए आपका पीटी का मेंस बैच लॉन्च करेंगे, जिसमें कि पीटी और मेंस साथ पढ़ाएंगे लगभग 15 जुलाई तक। फिर 69-70 के लिए अलग से एसए जिनको पढ़ना वो बैच भी आएगा। फिर पीटी के लिए मेनली एनसीईआरटी बैच लाएंगे 20 मई के बाद, मतलब 68 जब मेंस हो जाएगा उसके बाद लाएंगे। फिर 69 को जिनको मेंस डेली एडवांसमेंट प्रोग्राम करना है वो चल रहा है। बाकी कल परसों में नया बैच शुरू करेंगे, आप वहाँ जुड़ सकते हैं। बाकी 69 के लिए पीटी और मेंस का टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करेंगे, ये आने वाले कुछ दिनों में सब बैच शुरू होगा। तो बाकी हम जो भी टाइम बता देंगे, लेकिन हाँ जिनको मेंस 69 के लिए करना है उनके लिए वो कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पे पता करके चीज़ें कर। और बाकी जिनको 68 के लिए मोरल आंसर चाहिए, लगभग
300 मोबाइल नंबर अवेलेबल है, आप कॉल करके चीज़ें पता कर सकते हैं। बाकी ये जो कंटेंट मैं आपको दिया हूँ ये सफिशिएंट है, आप इसको जो है ना एक बार अच्छे से देखें। मुश्किल से 50-55 मिनट का वीडियो हुआ है, आप इसको स्पीड बढ़ा के भी 1-2 बार देखें, चीज़ें याद हो जाएगा। बाकी पिछला 2 वीडियो देख लीजिएगा। बाकी 68 दे रहे हो या 69 दे रहे हो, उनके लिए मैं फिर से बोलना चाहूँगा इसी यूट्यूब चैनल पे आप जाइए, हिस्ट्री का कंप्लीट मैथ्स और पीटी का वीडियो बना हुआ है। पॉलिटी लगभग पीटी हिस्ट्री पूरा कवर किया गया है, इकोनॉमिक्स लगभग पीटी पूरा है, ज्योग्राफी भी पीटी पूरा है, और कहीं कहीं मैथ्स का भी करा दिया हूँ। तो आप वीडियो देखें। बाकी आने वाले टाइम में पर डे बेसिस पे कई सारा मैथ्स का भी डिस्कस करेंगे। ऐसे लगभग 15 वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, और बिहार स्पेशल जो मैं पेपर कटिंग से लाता हूँ लगभग हर 1-2-3 दिन में, आप उसको भी देखें। कंप्लीट अगर आप भटकने से अच्छा है, अगर आपको चीज़ें सही लगता है इसको फॉलो करें, और पीटी मैथ्स इंटरव्यू सबकी तैयारी एक साथ करें। बाकी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ पे आज जो है ना जो टेस्ट हुआ था एसए का 68 के लिए, मैं लगभग 5-6 हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मॉडल में शेयर किया हूँ। आप वहाँ से जाके देखें कैसे एसए को लिखा जाता है। और टेलीग्राम चैनल पर मैं कई फलाना कंटेंट शेयर करते हैं, चाहे एसए का हो, जीएस का हो, आप वहाँ से चीज़ों को कर सकते हैं। बाकी जो है अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।